डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम लोग रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करना चाहेंगे इनटू प्रोडक्ट्स। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गुलबर्ग और फिक। उन्होंने बेटा जब इसको स्टडी किया और एक लॉ दिया और उस लॉ का नाम उन्होंने दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन। इस लॉ के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो रेट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं। सपोज करें हमारे पास A टाइम्स ऑफ A रिएक्टेंट है, B टाइम्स ऑफ B रिएक्टेंट है, जो बेटा कन्वर्ट होता है इनटू सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। जो यहां पर ये स्मॉल a और स्मॉल b है, ये बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वो नंबर्स होते हैं जो हम लोग किसी भी इक्वेशन में बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। अब अगर इस रिएक्शन के लिए हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो उस लॉ के हिसाब से जो रेट होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन साथ में आपने ये भी याद रखना है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ये बेटा पावर में चले जाते हैं, इसलिए यहां पर आएगा A और यहां पर आएगा B, क्योंकि रिएक्टेंट A का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है और रिएक्टेंट B का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा B है। Now rate will be equal to again some constant into A raised power A और B raised power B, जहां पर K जो है it is called as constant of proportionality। ये चीज आपने याद रखना है कि जो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं ये बेटा थ्योरेटिकल है। क्यों? जब हम लोग एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट तो करते ही नहीं है, हम लोग सिंपली नंबर ऑफ एटम्स को गिनते हैं और कुछ नंबर्स यूज करते हैं। इसलिए जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो बेटा हमें ऑब्टेन होते हैं थ्रू ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट। लेकिन बाद में देखा गया कि जब हम लोग किसी भी रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो जो एक्चुअली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पर डिपेंड नहीं करती है, वो किसी और ही फैक्टर पर डिपेंड करती है और उस फैक्टर को नाम दिया गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए एक नया लॉ दिया गया और उस लॉ का नाम रखा गया रेट लॉ। तो रेट लॉ के हिसाब से अगर हम लोग सेम इक्वेशन यूज करेंगे A टाइम्स A B टाइम्स B goes to products according to rate law, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू A रेज पावर सम फैक्टर अदर देन A, जिसको चलो हम लोग मान के चलते हैं कि वो अल्फा है, इनटू B रेज पावर बीटा, या जो रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू K इनटू A रेज पावर अल्फा इनटू B रेज पावर बीटा, जहां पर जो ये अल्फा और बीटा है ये बेटा वो कोएफिशिएंट्स हैं जो हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज करें एक क्लास में देयर आर 100 गर्ल्स एंड देयर आर 50 बॉयज जो अपियर हो रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए और पास होना चाहते हैं। ए का नंबर यहां पर 100 है और बी जिसको हम लोग गर्ल्स मान लेते हैं वो बेटा 50 है। लेकिन जब एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है तो हम लोग मोस्टली देखते हैं कि कुछ ना कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स में या तो अपेयर ही नहीं हो पाते या कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स में बेटा फेल हो जाते हैं। तो एक्चुअली कितने बच्चे पास हुए वो तो तभी पता चलेगा जब हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, यानी कि जब वो पेपर में अपेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से एक्चुअली कितने पास हो गए दैट इज व्हाट इज दिस अल्फा एंड बीटा, और ये वो नंबर है जो बेटा हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं। थ्योरेटिकली हाँ देयर आर 100 गर्ल्स देयर आर 50 बॉयज, लेकिन कितने उनमें से पास हुए
वो बेटा तभी होगा जब रिजल्ट होगा। उसी तरह से जो रेट है, जब हम लोग इसको रेट लॉ के साथ देख सकते हैं, तो रेट लॉ बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। तो इस रेट लॉ को कैसे डिटरमिन किया जाए ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ यहां पर होगा। यहां पर जो के है इट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। उसके बाद अगर हम लोग मान ले कि जो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो 1 के बराबर है और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी बी 1 के बराबर है। 1 का मतलब होता है 1 मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो उस समय जो रेट हमारी होगी दैट विल बिकम इक्वल टू के। तो अगर बेटा हमें के को अब डिफाइन करना, तो व्हाट इज के? के इज रेट ऑफ रिएक्शन when molar concentration of each reactant is unity। यानी कि रेट कांस्टेंट वो रेट ऑफ रिएक्शन है जब हर एक सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन बेटा 1 के बराबर। इस रिएक्शन में जो बेटा ये अल्फा और बीटा है, तो अगर हम लोग अल्फा और बीटा को सम करें उसको बेटा हम लोग नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली वो रिएक्टेंट्स होते हैं जिनकी कंसेंट्रेशन बेटा चेंज होती है तो ए मेजरेबल एक्सटेंट, यानी कि वो कंसेंट्रेशन जो एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो, जिसको हम लोग मेजर कर सके, तो उसी को बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और ये यूजुअली बराबर होता है सम ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स, क्योंकि अल्फा और बीटा थ्योरेटिकल नहीं है। अल्फा और बीटा जो है, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन है। आप रिएक्शन को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। जब तक हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड कोएफिशिएंट सही, तो तभी बेटा हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू पता। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहले, अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू हाई होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट, यानी कि जितना के का वैल्यू ज्यादा उतनी रिएक्शन फास्ट। उसका मतलब होता है उतना जल्दी हमारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। के का वैल्यू अगर बेटा बहुत ज्यादा हाई होता है तो उसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन है। अगर के का वैल्यू बहुत कम है तो उसका मतलब रिएक्शन मोस्टली रिवर्सिबल है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करती है। दूसरा, जो रेट कांस्टेंट है, हर एक रिएक्शन का अपना अपना रेट कांस्टेंट होता है जो बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस को हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसका मतलब हुआ जो रेट कांस्टेंट है इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और ये बेटा कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि के एक कांस्टेंट है, ए भी एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग आर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन पर। टेम्परेचर बेटा जनरली कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, इसलिए के जो होता है कांस्टेंट होता है और इट इज ए फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो बेटा रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। इसलिए आपने याद रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज। रेट कांस्टेंट इंक्रीज का मतलब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन में कहीं पर भी आप कंसेंट्रेशन नहीं देखते हैं। तो इसलिए जो ये रेट कांस्टेंट है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चाहे हम लोग 50 ग्राम किसी सब्सटेंस के रिएक्टेंट ले लें, चाहे 100 ग्राम ले लें, चाहे 200 ग्राम ले लें, उसका रेट कांस्टेंट तब तक सेम रहेगा जब तक बेटा टेम्परेचर सेम। हाँ, अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट का कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज, जो ये रेट कांस्टेंट है इसके यूनिट्स क्या होते हैं? उसके यूनिट्स बेसिकली बेटा डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अल्फा प्लस बीटा के सम को बेटा हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अगर ये अल्फा प्लस बीटा का सम 0 के बराबर है तो ऐसी रिएक्शन को बेटा हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगर ये अल्फा प्लस बीटा का सम 1 के बराबर आए तो रिएक्शन को बेटा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा का सम अगर 2 के बराबर आए तो उसको बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, एंड सो ऑन एंड सो। लेकिन इसका मतलब क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है
जहां पर अगर हम लोग रिएक्शन की कंसेंट्रेशन को चेंज करें लेकिन बेटा रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़े, अगर हम लोग कंसेंट्रेशन को डबल करें, ट्रिपल करें या 4 टाइम्स करें लेकिन रिएक्शन की रेट पर कोई भी असर नहीं हो, ऐसी रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। इसका मतलब हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पर अगर हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसकी कौन कौन से एग्जाम्पल बनेंगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करें टू प्रोड्यूस HCl, तो वहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या क्लोरीन या दोनों की कंसेंट्रेशन को चेंज करने से रिएक्शन की रेट पर, स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हुआ जो रेट है वो बेटा H2 रेज पावर 0 है, Cl2 रेज पावर 0 है, तो उसका मतलब हुआ रेट यहां पर कांस्टेंट है और वो डिपेंड नहीं करती है हाइड्रोजन और क्लोरीन पर। उसी तरह से हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉम्बिनेशन भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नेट जो अमोनिया है, जब अमोनिया डिकम्पोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टंगस्टन की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाता है, लेकिन यहां पर भी कंसेंट्रेशन चेंज करने से बेटा रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ऐसी रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर डबल करें तो रेट भी डबल हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। एग्जांपल्स, जैसे PCl5 को अगर हम लोग डिकम्पोज करें इनटू PCl3 एंड Cl2, जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, तो वो बेटा यहां पर 1 आ जाती है। यानी कि अगर हम लोग PCl को डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है। जितने टाइम्स आप PCl को इंक्रीज करेंगे उतने टाइम्स अगर रेट भी इंक्रीज हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। यहां पर हमें लगता है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है बेटा वो 2 है, तो रेट जो है या जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो बराबर होनी चाहिए 2 के बराबर, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया कि जब हम लोग कंसेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाती है, रेट बेटा 4 टाइम्स या 5 टाइम्स इंक्रीज नहीं हो जाती है। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज ओनली 1। दो यहां पर बेटा जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 है। उसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 3 मोल्स है, इसलिए यहां पर 3 आना चाहिए था, लेकिन यहां 3 नहीं है, H2O2 रेज पावर 1 है। तो अगेन बेटा ये रिएक्शन जो है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो होती है अगर हम लोग कंसेंट्रेशन को डबल करें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 टाइम्स होनी चाहिए। ये कैसे? क्योंकि जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर है, तो अगर हम लोग उसको डबल करें तो रेट जो है वो बेटा 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? रेट विल बिकम 2 रेज पावर 2 दैट इज इक्वल टू, सो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स। अगर बेटा कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, यहां पर हाइड्रोजन का पावर 1 है, यहां पर आयोडीन का पावर 1 है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन का रेट जो है वो 2 है। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, तो रेट बेटा यहां पर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो सेम है एज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड कोएफिशिएंट। अगेन इसका ऑर्डर भी बेटा यहां पर 2 है। देन नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, वो भी बेटा एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब उसके बाद एक और एग्जांपल आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब जो होता है जो रेट है दैट विल बिकम इक्वल टू 2 रेज पावर 3, यानी कि जब हम लोग कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेटा 8 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि कंसंट्रेशन डबल, कंसंट्रेशन ट्वाइस, लेकिन रेट पावर उसमें 3 आ जाएगा, तो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। और अगर बेटा कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 8 टाइम्स हो जाए तो उस रिएक्शन को हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और हायर ऑर्डर रिएक्शन एक्सट्रीमली कम होती है। क्यों? इसका रीजन हम लोग कोल्जन थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना ऐसी रिएक्शन बेटा बहुत कम होती है और बहुत रेयर होती है। एग्जाम्पल्स फिर भी अगर होती हैं तो कौन कौन सी है? कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहां पर
नाइट्रिक ऑक्साइड के कंपैरिजन में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बेटा ये 1 है, तो इसलिए 2 + 1 विल गिव ओवरऑल रिएक्शन थर्ड ऑर्डर। उसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन टू फॉर्म नाइट्रोसाइल क्लोराइड, यहां पर भी ये ओवरऑल रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड की, वो भी बेटा एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। In addition to first order, second order, third order, reaction can be even fractional order. तो उसका मतलब होता है जो फ्रैक्शनल पावर पर बेटा डिपेंड करती है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, हमें लगता है कि हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ब्रोमीन भी 1 है, तो इसलिए बेटा ओवरऑल रिएक्शन बेटा इसका 2 आना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमीन बेटा हाफ है, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो 3/2 आता है। Similarly, combination of carbon monoxide and chlorine to form carbonyl chloride, जिसको हम लोग फॉस्जीन भी बोलते हैं। दिस कार्बोनाइल क्लोराइड का एक और नाम है फॉस्जीन, एक पॉइजनस गैस है। इसके रेस्पेक्ट में भी जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो बेटा फ्रैक्शनल ऑर्डर है। इसी कार्बोनाइल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन जो है, जो रिवर्स रिएक्शन है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5/2 है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो बेटा 3/2 है। लेकिन तीनों के तीनों केसेस में ये फ्रैक्शनल ऑर्डर आते हैं। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0, इट कैन बी एनी होल नंबर एंड इट कैन बी इवन फ्रैक्शन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि ऑर्डर बेसिकली वो रिएक्टेंट्स हैं जिनकी कंसेंट्रेशन चेंज होती है जब बेटा हम लोग किसी भी रिएक्शन को करते हैं। इसके साथ हमारा कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, व्हाट आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कंप्लीट हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट है, यानी कि ऑर्डर हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा हो या हम लोग एक एक्सपेरिमेंट। उसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन है ये एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन बेसिकली है कि कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में और वो बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? मॉलिक्यूलरिटी सिंपली बेटा हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कैलकुलेट करें। द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स किसी भी रिएक्शन में जो होता है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। इसलिए आपने ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक बेटा थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। अब कितने मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर हो सकती है, बाईमॉलिक्यूलर हो सकती है या टर्मॉलिक्यूलर हो सकती है। एग्जांपल्स क्या होंगी? जैसे आप यहां पर देख लें, इन तीनों एग्जांपल्स में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ओनली वन है, यानी ओनली वन काइंड ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसीलिए बेटा ये तीनों रिएक्शन जो है ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में दो मॉलिक्यूल्स जो है वो बेटा रिएक्ट करते हैं। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, जो सेम भी हो सकते हैं, जो बेटा डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में H2 और Cl2 रिएक्ट करके HCl बना रहे हैं। यहाँ वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन एंड अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर क्लोरीन। दोनों के दोनों इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करते हैं और बेटा HCl। जब हम लोग थ्योरेटिकल कांसेप्ट देखते हैं तो यहाँ पर बेटा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, क्लोरीन का भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो 1 + 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है। नाउ 2 मोल्स ऑफ ओजोन जो है वो ब्रेकअप हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं इनटू ऑक्सीजन। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 मोल्स हैं, तो इसलिए बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो बाईमॉलिक्यूलर है। थर्ड केस में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ आयोडीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड। अगेन यहां पर भी बेटा क्योंकि 2 ही मोल्स टोटल है तो ये रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर। सिमिलरली वो रिएक्शन जहां पर 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, जो सेम टाइप के भी हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, उनको बेटा टर्मॉलिक्यूलर। जैसे पहली वाली एग्जांपल में 2 और यहाँ पर 1 3, यहाँ पर अगेन 2 और 1 बेटा अगेन 3, यहाँ पर भी 2 और 1, यहाँ पर भी 3, तो ये बनी टर्मॉलिक्यूलर। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शंस और उसकी हायर मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शन बेटा बहुत कम होती है, क्योंकि जनरली जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने से पहले उनके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए और प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। एक तो ओरिएंटेशन होनी चाहिए और बेटा प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए।
जितने जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो जो बेटा वो साइमल्टेनियसली कोलाइड होने चाहिए विद प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी ताकि प्रोडक्ट बने। लेकिन चांसेस ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी फॉर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हायर मॉलिक्यूलरिटी के रिएक्शंस जनरली नहीं होते। एक और चीज आपने याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो बेटा फ्रैक्शन नहीं हो सकती, और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो बेटा जीरो भी नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक होल नंबर। यहाँ पर टेब्यूलर फॉर्म में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में कुछ डिफरेंसेस। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप का मतलब होता है वो स्टेप जो बेटा रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप, और ये वो स्टेप होता है जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। इसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ये होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं ताकि बेटा एक प्रोडक्ट बन जाए। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसलिए याद रखना ये एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, और ये बेटा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट कैन टेक अप एनी वैल्यूज। एनी वैल्यूज का मतलब ये फ्रैक्शन भी हो सकता है और ये बेटा जीरो भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन हमेशा बेटा एक होल नंबर वैल्यू होता है, और मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ना जीरो हो सकता है और ना ही बेटा ये फ्रैक्शन होता है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये बेटा रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बताता है। मैकेनिज्म का मतलब होता है डिटेल्ड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन। कैसे रिएक्शन होती है, क्या इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्या उसमें रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता, अगर होता है तो क्यों होता है। अगर ये सब चीजें हमने पढ़नी है तो बेटा हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। हाँ, कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितने प्रोडक्ट्स बने, कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो बेटा हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और वो बेटा हमें मॉलिक्यूलरिटी बताता है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी का मैकेनिज्म के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ रेट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग एक जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं जिसमें n टाइम्स ए बेटा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। रेट लॉ के हिसाब से जो रेट होती है that is always equal to rate constant into molar concentration of the reactant raised to a power equal to the experimentally determined quotient। जो यहां पर ये n है ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड कोफिशिएंट है, और इस एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड कोफिशिएंट को ही बेटा हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि ये रिएक्शन nth ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए बेटा k के साथ हम लोग जनरली n लगाएंगे। तो जो k n है दिट इज रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अब इस के n के लिए बेटा हमें यूनिट्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो के n विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय a रेज पावर n। तो रेट की डिफिनेशन है चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट जो होगा वो बनेगा बेटा कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम, और यहां पर फर्दर यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट ए है इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए का मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज पावर ए। यहां पर इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें तो के एन विल बिकम इक्वल टू कंसेंट्रेशन रेज पावर 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स, क्योंकि टाइम ऊपर जाएगा। अब बेटा कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूनिट है वो मोलैरिटी है। तो इसलिए इफ कंसेंट्रेशन इज मेजर्ड इन मोल्स पर लीटर एंड जो टाइम है वो बेटा सेकेंड्स में, तो तब केन के यूनिट्स बनेंगे कंसेंट्रेशन के बदले में हम लोग लिखेंगे मोल पर लीटर रेज पावर 1 माइनस एन और टाइम के बदले में पर सेकंड। अगर गैस होगा तो मोल्स पर लीटर के बदले में बेटा हम लोग एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं या टॉर लिख सकते हैं, लेकिन टाइम के बदले में
हम लोग सेकंड भी लिख सकते हैं, मिनट्स भी लिख सकते हैं, आर भी। लेकिन यहाँ हमने मेंशन किया कि हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन को मोल्स पर लीटर में और टाइम को सेकंड्स में यूज करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बेटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो हम लोग डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अब रेट कांस्टेंट के वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन n का वैल्यू बेटा 0 होता है, तो विच इंप्लाइज जो k0 होगा दैट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर रेज पावर 1 माइनस n का वैल्यू तो 0 है, तो 1 माइनस 0 मीन्स 1, और यहां पर सेकंड। तो इसलिए बेटा यूनिट्स बनेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के सेम यूनिट्स हैं एज दैट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए कि 1 will become equal to मोल पर लीटर रेज पावर 1 माइनस 1, तो बेटा वो 0 हो जाएगा, और यहां पर सेकंड। तो एनीथिंग रेज पावर 0 1 हो जाता है, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हमें मिलेगा पर सेकंड। सिमिलरली अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट में बेटा फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में n का वैल्यू 2 हो जाता है, तो जब n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो K2 विल बिकम इक्वल टू मोल पर लीटर, यहां पर 1 माइनस 2, तो बेटा वो -1 बन जाएगा, और साथ में पर सेकंड। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो K2 का वैल्यू आएगा मोल, जब अंदर जाएगा तो इनवर्स लीटर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पर सेकंड। लेकिन जनरली बेटा पॉजिटिव पहले लिखा जाता है, तो हम लोग लिखेंगे K2 विल बी इक्वल टू लीटर पर मोल पर सेकंड। इसी तरह से हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को बेटा डिटरमिन कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हम लोग अगले वीडियोस में